सुप्रभात बच्चों। मैं इंदु राणा निर्मल एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8 से पाठ 11 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है जब सिनेमा ने बोलना सीखा, और इसके लेखक हैं प्रदीप तिवारी जी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। प्यारे बच्चों, ये उस समय की बात है जब हमारे देश में पहली बोलती फिल्म का निर्माण किया गया था। जैसा कि आप सभी को मैंने अभी बताया, पहली बोलती फिल्म अर्थात इससे पहले ऐसी पिक्चरें बनती थी जिनमें कोई आवाज़ नहीं होती थी, किंतु जब ये पिक्चर बनी तो ये पहली ऐसी पिक्चर थी जिसमें नायक नायिका द्वारा बातें की जा रही थी। भारतीय सिनेमा जगत में फिल्म आलम आरा को पहली सहवाग फिल्म होने का गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। प्रस्तुत पाठ में भारतीय सिनेमा जगत में आए महत्वपूर्ण बदलाव को रेखांकित किया गया है। 14 मार्च 1931 की ऐतिहासिक तारीख को पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा का प्रदर्शन हुआ। इससे पहले मूक फिल्में बनती थीं, अर्थात जिनमें आवाज़ नहीं होती थी, जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ करती थीं। इस तिथि के बाद भारतीय सिनेमा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो आइए जानते हैं इस पिक्चर के बारे में। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था, क्योंकि इस दिन वह पिक्चर बनी थी, वह फिल्म बनी थी जिसमें आवाज़ थी। ऐसा लगता था इस फिल्म के सभी इंसान जिंदा हो गए हैं, क्योंकि इससे पहले तो पिक्चरों में आवाज़ ही नहीं होती थी, फिल्म्स में। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था, अर्थात बिना आवाज़ वाली जो पिक्चरें बनती थी या मूवीज़ बनती थी या जो भी सिनेमा का जो भी कार्यक्रम बनता था वह बिना आवाज़ का होता था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, अर्थात जो पहले बिना आवाज़ की पिक्चरें होती थी फिर वे भी अलग अलग भाषाओं में उसी साल और भी पिक्चरें फिल्में बनी। मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई, अर्थात उन्होंने जो पारसी थिएटर था, पारसी रंगमंच था, उसका एक फेमस नाटक था, उसको आधार बनाया और फिर उन्होंने अपनी फिल्म की कहानी बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। बच्चों, जानते हैं आप, आज भी ऐसा होता है कि जो थिएटर रंगमंच के बहुत से चर्चित नाटक होते हैं उनके ऊपर आज भी बहुत सारी फिल्में बनाई जाती हैं। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक या नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। अब
जब किसी पिक्चर को बनाते हैं, किसी फिल्म को बनाते हैं, तो उसके लिए संगीत की भी आवश्यकता होती है। तो उन्होंने क्या किया कि फिल्म के गानों के लिए स्वयं की जो बनाई हुई धुनें थी वो उन्होंने ले ली। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने W.M. खान। बच्चों, पार्श्व गायक होता है जो बैकग्राउंड सिंगर होता है वो। वास्तव में क्या होता है कि जब कोई भी फिल्म बनती है तो उसमें नायक या नायिका अर्थात हीरो या हीरोइन गाना नहीं गाते हैं, उनमें स्टेज के पीछे से कोई दूसरा सिंगर गाना गाता है जो कि प्लेबैक सिंगिंग करता है, वो पार्श्व गायक कहलाता है। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा फिल्म की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी। मूक फिल्म में क्या होता था कि वो उसको दिन में ही फिल्मा लेते थे, लेकिन ये उन्होंने रात को फिल्माई तो रोशनी के लिए उन्हें कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल लाइट की अरेंजमेंट करनी पड़ी, कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का ज़रूरी हिस्सा बनी। अब आपने देखा है कि जब हम कहीं पर भी बहुत सुंदर लाइटिंग कर देते हैं तो बहुत सुंदर लाइटिंग होने से या प्रकाश प्रणाली ये होने से वहाँ की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। तो ठीक इसी प्रकार अब शुरुआत हो चुकी थी आर्टिफिशियल लाइट की, और जो कि आगे जाकर फिल्म में बहुत ज़रूरी हिस्सा बनी। आज भी आपने देखा होगा कि फिल्मों में अलग अलग लाइटनिंग से अलग अलग लाइटिंग लगा करके किस प्रकार दृश्य दर्शाए जाते हैं। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई, अर्थात 100-150 से ज़्यादा पिक्चरें ऐसी बनाई अर्देशीर की कंपनी ने जिनमें आवाज़ नहीं थी, और लगभग 100 ऐसी पिक्चरें बनाई जिनमें आवाज़ थी। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबैदा थी, नायक थे विठल। वे उस दौर के सबसे अधिक या सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। जो विठल थे वो उस टाइम के उस फिल्म के आलम आरा फिल्म के हीरो सेलेक्ट किए गए थे, नायक सेलेक्ट किए गए थे, चुने गए थे, और वो सबसे ज़्यादा उस फिल्म को करने के लिए उस टाइम में पैसे लेते थे। किसी भी फिल्म को करने के लिए वो सुपरस्टार थे एक तरीके से। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। विठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया, क्योंकि उन्हें उर्दू बोलनी नहीं आती थी। विठल नाराज़ हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। बच्चों, आप जानते हैं जो करीना कपूर है
वो पृथ्वीराज कपूर के खानदान से ही हैं। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और उसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। उस समय बड़े पर्दे पर फिल्में दिखाई जाती थी, जैसे आज आप हॉल में देखते हैं इस तरीके से। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक फिल्म सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम-आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्होंने भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने इस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम चलने वाला नहीं था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कदर भी होने लगी थी, क्योंकि अब फिल्म में गाना गाने की आवश्यकता थी, तो इसीलिए अब गायन की प्रतिभा की कदर भी होने लगी थी। इसलिए आलम-आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। अर्थात अब तो सभी बोलते थे, अब तो संवाद आने लगे थे फिल्मों में। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी, जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थीं। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया। स्वयं आलम-आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में भी पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा को एक नया युग शुरू हो गया था। ऐसा माना जाता है कि सिनेमा के जनक हैं फाल्के जी, इसीलिए दादा फाल्के पुरस्कार सिनेमा में दिया जाता है और उन्होंने अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपना लिया, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा परिवर्तन फिल्म सिनेमा जगत में लाया था। धन्यवाद।